खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में बताएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। इस देश के अंदर जनसंघ जो 1951 के अंदर बनाया गया था और जनसंघ से ही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना दी गई, जिसका आजकल भारत के अंदर सरकार भी है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आजकल देश के अंदर हिंदूवाद और मुस्लिमवाद का कुछ ज़्यादा ही जिक्र होने लग गया है, लेकिन वास्तव में हिंदूवाद और मुस्लिमवाद क्या है, क्या ये शुरू से है या अब शुरू हुआ है, और क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदूवादी थे या नहीं थे, इस देश को हिंदूवाद की ज़रूरत है या नहीं है, हम इन विषयों के बारे में आज आपको बताएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अंदर हुआ था। उनकी माताजी का नाम योगमाया था और पिताजी का नाम आशुतोष मुखर्जी था। उनके पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस भी रहे। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर भी थे और उन्हीं के ओनार पुत्र थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने 1917 के अंदर मैट्रिक की, 1921 के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की और वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट बने। 1923 में कलकत्ता से ही उन्होंने वकालत पास की और अपना रजिस्ट्रेशन भी कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर करा लिया। लेकिन वो यहाँ से LLB करने के बाद फिर लंदन से LLB करने के लिए चले गए, यानी बैरिस्टर बनने के लिए। 1926 के अंदर बैरिस्टर बन के ही भारत के अंदर वापस आए। 1922 के अंदर उनकी शादी भी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम सुधा देवी था। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी, लेकिन दुर्भाग्य से पत्नी का 1937 के अंदर देहांत हो गया और उन्होंने फिर जीवन भर शादी भी नहीं की और सारी जिंदगी उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बान कर दी, देश के ऊपर ही न्यौछावर कर दी। राजनीति के अंदर वो 1929 के अंदर उन्होंने कांग्रेस की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा और 1929 में वो पहली बार MLA बने। उसके बाद 1930 में कांग्रेस के सभी MLA ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, इसलिए मुखर्जी साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन 1931 के अंदर वो निर्दलीय फिर दोबारा MLA बन गए और लेकिन उसके उसी दौरान 1934 के अंदर उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। वो 8 अगस्त 1934 से 7 अगस्त 1938 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। वो 2 बार वाइस चांसलर बने। वे केवल 33 वर्ष की आयु में वाइस चांसलर बन गए थे। वे सबसे छोटी उम्र में कुलपति बनने वाले आदमी थे। एक विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर आगे बढ़ रही थी। उनके पिताजी आशुतोष जी भी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो बहुत ही अच्छे शिक्षाविद थे, गणितज्ञ थे और विद्वान थे। उनके खुद के घर के अंदर 85,000 किताबें उनकी पर्सनल लाइब्रेरी के अंदर थी और उनमें से अधिकतर किताबें उन्होंने पढ़ रखी थी। उनका ड्राइंग रूम, बेडरूम सब किताबों से भरे हुए थे। 1937 के अंदर दोबारा चुनाव हुए और मुखर्जी जी ने फिर चुनाव लड़ा और लेकिन इस बार भी वो निर्दलीय MLA बने हिंदू। लेकिन उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का और जिन्ना साहब का फेवर करना शुरू कर दिया था। और कांग्रेस ने अपनी सरकारों से इस्तीफा दे दिया था। वो अंग्रेज़ विरोधी थे। ऐसे हालात के अंदर हिंदुओं को हिंदुओं का अपना हक दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू महासभा को 1939 के अंदर ज्वाइन कर लिया, जिसके अध्यक्ष सावरकर जी थे। और 1940 के अंदर वो हिंदू महासभा के वो वर्किंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे। 1937 के चुनाव में पूरे देश के अंदर जब MLA 1585 MLA बने थे, लेकिन उनमें से केवल 3 MLA वो हिंदू महासभा के बने थे। और जिन्ना साहब वो मुस्लिमवादी हो गए थे 1937 से 1947 तक। उनकी एक भी स्टेटमेंट अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं है पिछले 10 सालों में, और हर उनकी स्टेटमेंट केवल हिंदुओं के खिलाफ है। वो अंग्रेज़ों के हाथों में खेलने लगे थे, इसलिए मजबूरन उन्होंने सेकुलर मुसलमानों के साथ भी उन्होंने समझौता किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का मुकाबला करने के लिए। और
उन्होंने 1940 के अंदर वो वर्किंग प्रेसिडेंट भी बने। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी और सांप्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार ने प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि हिंदुओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। विभाजन के विरोधी डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि विभाजन संबंधी उत्पन्न हुई परिस्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से थी। वे मानते थे कि आधारभूत सत्य यह है कि हम सब एक हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम सब एक ही रकत के हैं, एक ही खून है हमारे अंदर, हमारी एक ही भाषा है, हम सब एक ही माँ भारत माता की औलाद हैं, हमारी संस्कृति एक है। बंगाल के जिन्ना के विभाजन की प्रभाव के कम करने के लिए उन्होंने सेकुलर मुसलमानों से भी हाथ मिला लिया और बंगाल में एक मोर्चा बनाया। उन्होंने प्रजा कर्षक समाज पार्टी के साथ मिलकर संगठन बनाया और प्रजा कर्षक समाज के ए फजलुल हक को मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद बंगाल का सीएम, उस टाइम प्रीमियर कहते थे, प्रधानमंत्री बनवाया और श्रम बंगाल के वित्त मंत्री बने। इस पद पर वे 12 दिसंबर 1941 से 17 नवंबर 1942 तक बंगाल के वित्त मंत्री रहे। कर्षक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील संगठन का निर्माण किया था, लेकिन बंगाल में अकाल पड़ने के कारण उन्होंने अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया, वित्त मंत्री के पद से, क्योंकि उस समय भूख से अब बंगाल के 30 लाख लोग मर गए थे और उन्होंने सारे देश के अंदर जगह जगह घूमकर जोनी पीड़ितों की, अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए सारे देश से चंदा इकट्ठा किया और बहुत से बंगालियों की जोनी भूखे से मरने से उनकी जान को बचाया। वो जोनी 1945-46 के अंदर दोबारा फिर चुनाव हुए। हिंदू महासभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जोनी बंगाल से हिंदू महासभा के एमएलए बने। बंगाल से ही वो संविधान सभा के चुनाव हुए थे, उसके सदस्य भी बने। सन 1940 में बंगाल में संविधान सभा के सदस्य चुने गए। इसी प्रकार से देश का 1947 के अंदर विभाजन हो गया। देश का विभाजन होगा, इस डॉक्टर साहब के बंटवारे के विरुद्ध थे, परंतु फिर भी जब देश का बंटवारा होगा तो उन्होंने आधे बंगाल और आधे पंजाब को बचाकर भारत में मिलवाया। वे बंगाल के विभाजन पर अड़ गए और कहा कि यदि देश का विभाजन होगा तो बंगाल का भी विभाजन होगा। उद्योग मंत्री भारत सरकार सरदार पटेल और गांधी जी के अनुरोध पर वे भारत के पहले मंत्रिमंडल के में शामिल हुए, संविधान सभा के सदस्य बने, प्रांतीय संसद के सदस्य। भारत के उद्योग मंत्री होने के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। वे 15 अगस्त 1947 से 6 अप्रैल 1950 तक भारत के उद्योग मंत्री व वाणिज्य मंत्री भी रहे। जब वे उद्योग मंत्री थे तो सिंदरी खाद कारखाना, चितरंजन का रेल कारखाना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कारखाना बंगलोर स्थापित किया। उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ। वे जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब 31 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी तो इसके 3 संस्थापक थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। भारतीय संसद के सदस्य हुए। पहली लोकसभा में 1952 के अंदर जो चुनाव हुए, लोकसभा के 1952 के चुनाव में भारतीय लोकसभा का सदस्य बने। उस समय जनसंघ के केवल 4 एमपी बने थे। वे प्रखर वक्ता थे, अतः उन्हें लाइन ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता था। धारा 370 का विरोध उन्होंने किया। उन्होंने धारा 370 का विरोध किया और 1952 की जम्मू की विशाल सभा में उन्होंने अपना संकल्प जाहिर किया था कि मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त करवाऊंगा या फिर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। इस देश में 2 संविधान और 2 झंडे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे।
एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान और एक देश में दो प्रधान, यानी दो झंडे, दो संविधान और दो प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू की यात्रा पर निकल पड़े। उस समय कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया गया। वहीं पर श्रीनगर के पास एक रेस्ट हाउस में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी भी जिंदा थी और उन्होंने नेहरू जी को इंक्वायरी के लिए भी पत्र लिखा था, परंतु कोई इंक्वायरी नहीं हुई। 23 जून 1953 में श्रीनगर में रहस्यमयी परिस्थितियों के अंदर वो स्वर्ग सिधार गए। अब भाजपा सरकार आने के बाद जो है नी धारा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है और यह भारत सरकार का सही फैसला है और हम सब इसका समर्थन करते हैं। देश में एक सिविल कोड भी होना चाहिए। यही जो नहीं मुखर्जी जी की इच्छा थी और जो नहीं वो बड़े फ्लेक्सिकल आदमी थे। आज का ये सारा मैटेरियल ये अरुण शौरी जी ने किताब लिखी है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड हिज फैक्ट्स, उससे जो नहीं लिया गया है। इस किताब के अंदर जो नहीं पेज नंबर 271 के ऊपर मुखर्जी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पेज नंबर 266 पर भी लिखा है और जगह जगह मुखर्जी जी के जो नहीं वो रेफरेंस दिए गए हैं। सावरकर जी पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मैं प्रभावित जो नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से हुआ, क्योंकि वो एक सेकुलर आदमी थे और वो ठीक है हिंदूवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, हिंदूवादी थे, हिंदुओं का फेवर करते थे, लेकिन वो सभी भारतीयों को भारत माता की संतान मानते थे और वो कहते थे केवल शेख सैयद और मुग़ल पठान यही बाहर के आए हैं और यही इस हिंदू कल्चर के अंदर इन्होंने अपने आप को शामिल नहीं किया, जबकि शक हुन कुसान जो भी यहाँ आया भारतीय कल्चर का जो नहीं वो इसके अंदर समा गया, वो भारतीय ही बन गया। केवल मुसलमान ही जो नहीं ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को अलग अलग रखा और इसी का कारण था कि देश के टुकड़े हुए। तो वो जो नहीं इस बात के कट्टर जो नहीं समर्थक थे कि सभी भारतीय एक है, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक, हमारा डीएनए एक है, हमारी इतिहास एक है, हमारे पुरखे एक हैं और धर्म अलग अलग है। तो क्या हुआ, इस बात पर देश का डिवीज़न नहीं होना चाहिए, उनकी नहीं चली। फिर उन्होंने शर्त रख दी अगर जो है देश का डिवीज़न धर्म के आधार पर होगा तो बंगाल और पंजाब का भी डिवीज़न होगा, इसलिए वो आधा बंगाल और आधा पंजाब जो नहीं भारत में रखने का श्रेय उनको जाता है। और भाइयों ये थी मुखर्जी साहब के बारे में मोटी मोटी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जो नहीं शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।